नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक कंप्लीट सीरीज विद सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आज से यूजीसी नेट परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के 2006 से लेकर वर्तमान 2022 तक के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज विद सॉल्यूशन के तहत आज हम यूजीसी नेट परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत यूजीसी नेट परीक्षा जून 2006 के द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? इसके चार विकल्प है। पहला है सैनिक, दूसरा है शासक, तीसरा है शिल्पकार और चौथा है व्यक्तिगण। तो देखिए, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में तीन वर्गों का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत बुभुक्षा शब्द का प्रयोग उसने शिल्पकार के लिए किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? इसके चार विकल्प है। पहला है प्लेटो, दूसरा है सिसरो, तीसरा है अरस्तु, चौथा है टॉमस एक्विनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु, क्योंकि इन चारों ने राज्य के सिद्धांत दिया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, उन्होंने प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हमें दो प्रकार की सूचियां दी गई हैं, एक तरफ सिद्धांत दिए गए, दूसरी तरफ विचारक दिए गए। अब हमें सिद्धांतों को विचारकों से मिलाना है। तो चलते हैं सिद्धांतों की ओर। पहला है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, दूसरा है सहमति का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिवादी सिद्धांत और चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संबंधित है मैकियावेली से, सहमति का सिद्धांत संबंधित है लॉक से, व्यक्तिवादी सिद्धांत संबंधित है हॉब्स से और स्वतंत्रता का सिद्धांत संबंधित है रूसो से। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है? अब हमें बताना है इसमें से 3 सही है और एक गलत है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला है राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी, नव मानववाद का विचार एम.एन. राय, गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर। तो देखते हैं, राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी ने दिया था, यह सही है। नव मानववाद का विचार एम.एन. राय ने ही दिया था। गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण, ये गलत है और यही हमारा उत्तर भी है। इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर है, यह भी सही है। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा सी। हमारा पांचवा प्रश्न है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? इसके 4 विकल्प है। पहला है हॉब्स, दूसरा है लॉक, तीसरा है जे.एस. मिल, चौथा है टी.एच. ग्रीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉक, क्योंकि टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक लॉक है। इन्होंने यह पुस्तक 1690 ईस्वी में लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया? इसके 4 विकल्प है। पहला है लेनिन, दूसरा है नॉजिक, तीसरा है रॉल्स, चौथा है रूसो। देखिए, न्याय का सिद्धांत इन चारों ने दिया था, परंतु हमें यह बताना है कि किस विचारक का न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉल्स, क्योंकि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित था और उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा का सही मिलान नहीं है? अब हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें से 4 सही है और एक गलत है, हमें उसे ही ढूंढना है। चलते हैं प्रश्न की ओर। 2 तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स, अंतर विरोध का विचार माओ, नव मानववाद का विचार लेनिन। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा नव मानववाद का विचार लेनिन। ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था नव मानववाद का विचार एम.एन. राय द्वारा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत
कौन सा है। अब हमें यह बताना है कि नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है। इसके 4 विकल्प है। पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है उत्तर व्यवहारवाद, तीसरा है समुदायवाद, चौथा है उदारवाद। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारवाद, क्योंकि नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत व्यवहारवाद को ही कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है, बताना है कि इसकी पुष्टि किस विचार के द्वारा की गई थी। देखिए, तो प्रश्न है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की। देखिए, पहला है पुनर्जागरण, दूसरा है पारिषदिक आंदोलन, तीसरा है ज्ञानोदीप्ति काल, चौथा है पांडित्यवाद। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पारिषदिक आंदोलन, क्योंकि मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था और राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि पारिषदिक आंदोलन ने ही की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 10वां है, जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। देखिए, इसमें कथन और कारण दिए गए, हमें बताना है कि क्या दोनों सही है और कथन कारण की पुष्टि करता है या नहीं। तो चलते हैं कथन की ओर। कथन है, हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। उसका कारण है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनिए। देखिए, इसका पहला विकल्प है कथन ए, और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषताएं है सतत गतिशीलता। हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। अर्थात ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसके 4 विकल्प है। पहला है के.एम. पणिक्कर, दूसरा है जस्टिस फजल अली, तीसरा है एच.एन. कुंजरू, चौथा है जस्टिस राजमन्नार। अब हमें बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जस्टिस फजल अली, क्योंकि भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। पर इसके 2 और सदस्य थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब हमें यह बताना है कि जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वह कौन थे। इसके 4 विकल्प है। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राधाकृष्णन, तीसरा है सी राजागोपालाचारी, चौथा है डी मावलंकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था उस संघीय राज्य के निकट है। पहला है अमेरिका के संयुक्त राज्य, दूसरा है कनाडा, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है फ्रांस। अब हमें यह बताना है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस राज्य के सबसे ज्यादा निकट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, क्योंकि कनाडा की संघीय व्यवस्था और भारत की संघीय व्यवस्था बहुत हद तक समान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 14 नंबर का है, जो कि है निम्न में से किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है। अब हमें यह बताना है कि 3 के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और चौथे के अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो इसका पहला विकल्प है
राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीसरा है योजना आयोग और चौथा है वित्त आयोग। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वित्त आयोग, क्योंकि वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? अब हमें यह बताना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसके 4 विकल्प है। पहला है सामुदायिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा है न्यायिक सर्वोच्चता, तीसरा है शक्तियों का पृथक्करण और चौथा है संघवाद। इसका सही उत्तर है सी, शक्तियों का पृथक्करण। भारत की संघीय व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्था 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना, दूसरा है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व, तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? इसके 4 विकल्प है। पहला है अनुच्छेद 76, दूसरा है अनुच्छेद 56 एवं 61, अनुच्छेद 75, तीसरा है अनुच्छेद 79। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 56 एवं 61। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 61 में की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखिए, इसका पहला विकल्प है प्रजातांत्रिक संघवाद, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, तीसरा है भारतीय गणतंत्र, चौथा है भारत के लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लाया गया, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक की बढ़ाई गई थी। इसके 4 विकल्प है। 42वें संशोधन द्वारा, दूसरा है 44वें संशोधन द्वारा, तीसरा है 45वें संशोधन द्वारा और चौथा है 46वें संशोधन के द्वारा। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे तो इसका सही उत्तर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। देखिए, अगला प्रश्न है राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। अब हमें बताना है कि किसके अनुमोदन से हो सकता है। तो इसके 4 विकल्प है। पहला है मुख्यमंत्री के, दूसरा है राज्यपाल के, तीसरा है मंत्रिपरिषद के, चौथा है विधानसभा के स्पीकर के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्यपाल के। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं, किंतु राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक रूप से उन्नत राज्य है। इसका पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है केरल, चौथा है राजस्थान। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। भारत का सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य है केरल। वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य भी केरल ही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। अब हमें यह बताना है कि यह कथन किसका है। तो इसके 4 विकल्प है। पहला है लासवेल, दूसरा है लास्की, तीसरा है डेविड स्टन, चौथा है आलमंड। तो देखिए, इसका सही उत्तर है लासवेल। अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक विचारकों में मोस्का, लासवेल, सी राइट मिल्स, शुम्पीटर इत्यादि प्रमुख है। लासवेल ने ही कहा था कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया? जीवन विज्ञान द्वारा नरशास्त्र तथा समाजशास्त्र से। दूसरा है भौतिक विज्ञान द्वारा गणित शास्त्र तथा अर्थशास्त्र से। तीसरा है गणित शास्त्र द्वारा अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से। चौथा है जीवन विज्ञान द्वारा राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र से। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीव विज्ञान द्वारा राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र से। देखिए तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र तथा उसके बाद राजनीति विज्ञान से होता हुआ यह राजनीति विश्लेषण का आधार बन सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व में सबसे पुरानी द्वितीय सदन है। अब हमें यह बताना है कि विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है। राज्यसभा, लॉर्ड सभा, अमेरिकन सीनेट और कनाडा की सीनेट। अब हमें यह बताना है कि इसमें से सबसे पुराना सदन कौन सा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड सभा। देखिए लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। कहा जाता है कि ये एक पुरुष को नारी और नारी को पुरुष में बदलने के अलावा सब कुछ कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट है। अब बताना है कि लुशियन पाई ने कौन कौन से राजनीतिक विकास के संकट बताए हैं। देखिए इसका पहला विकल्प है पहचान, दूसरा है वैधता, तीसरा है नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, चौथा है सहभागिता। देखिए इसके उत्तर हो जाएगा बी। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित हैं। पहला है वैधता, दूसरा है नगरीकरण तथा औद्योगिकरण और चौथा है सशक्त लोकमत या सहभागिता। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है। अब हमें बताना है कि संवैधानिकवाद की जो पश्चिमी अवधारणा है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। इसका पहला विकल्प है विचारधारा, दूसरा है विधि का शासन, तीसरा है प्रतिनिधि संस्थाएं और चौथा है सशक्त लोकमत। तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। शासक और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद कहलाती है। संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है विधि का शासन, दूसरा है सशक्त लोकमत और तीसरा है प्रतिनिधि संस्थाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अब हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। इसके चार विकल्प है। पहला है मोस्का, दूसरा है पेरेटो, तीसरा है मिल्स और चौथा है माइकल्स। तो इसका सही उत्तर है पेरेटो। पेरेटो एक अभिजनवादी सिद्धांतकार है और इन्होंने ही बताया था कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है। इसका पहला विकल्प है भारत, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की थी जिसमें न तो राष्ट्रपतीय सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें दोनों तत्वों का मिला दिया गया है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों को त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल तथा बहुदलीय पद्धति में किसने बांटा है। इसका पहला है डुअर्जर, दूसरा है लो पालम्बरा, तीसरा है जीन ब्लोंडेल और चौथा है एलन बाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जीन ब्लोंडेल ने ही
त्रिवर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, जिसमें एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय पद्धति में बांटा था। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? इसका पहला विकल्प है इंग्लैंड, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है भारत और तीसरा है फ्रांस और चौथा है भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें एक कथन और कारण दिया गया है। तो इसका कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन या निर्माण कर सकती है। तो इसका कारण है, राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कथन कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है। अब हमें यह बताना है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है। पहला विकल्प है संतुलन, दूसरा है युद्ध, तीसरा है असाम्यावस्था और चौथा है यथार्थपूर्व स्थिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यथार्थपूर्व स्थिति। शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य है यथापूर्व स्थिति। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची का संबंध रखती है। इसके विकल्प है राष्ट्रमंडल से, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र से, तीसरा है भारत से, चौथा है राष्ट्रमंडल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य से। देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसका अभिव्यक्त किया गया है। इसका पहला विकल्प है ई एच कार द्वारा, दूसरा है जॉर्ज एफ कैनन द्वारा, तीसरा है मार्गेंथाउ द्वारा और चौथा है हेनरी किसिंजर द्वारा। इसका सही उत्तर है मार्गेंथाउ द्वारा। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मार्गेंथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। इसके 4 विकल्प है। पहला है रोज क्रॉन्स ने, एडम स्मिथ ने, रॉबर्ट कॉक्स ने और चौथा है लेनिन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रोज क्रॉन्स ने। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को रोज क्रॉन्स ने अभिव्यक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं सुरक्षा के साथ, युद्ध के साथ, विचारधारा के साथ या राष्ट्रीय हित के साथ। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय हित के साथ। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्शवाद आधारित है विधि की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, विवेक की प्रधानता पर, नैतिकता की प्रधानता पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता की प्रधानता पर। हमारा अगला प्रश्न है 37। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए है और दूसरा है कारण आर। तो चलते हैं कथन की ओर। हमारा कथन है, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। इसका कारण है, कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 38, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें हमें दोनों सूचियों को एक दूसरे से मिलान करना है। तो देखिए, पहली सूची है पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई,
AB वाजपेयी और राजीव गांधी, इनके द्वारा या इनके शासनकाल में कुछ कार्य हुए थे जिनसे हमें इनको मिलान करना है। तो देखिए, PV नरसिम्हा राव से संबंधित है पूर्व की ओर देखने की नीति, मोरारजी देसाई से संबंधित है वास्तविक असंलग्नता, और AB वाजपेयी से संबंधित है पोखरण द्वितीय, और राजीव गांधी से संबंधित है 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। देखिए, इसका पहला है तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। अब इन्हीं को हमें सही क्रम में बताना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ही इसका सही उत्तर है, जिसमें कि तेहरान सम्मेलन पहले हुआ था। तेहरान सम्मेलन 1943 में हुआ था, याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था, पोट्सडाम सम्मेलन 1945 में ही हुआ था, और सैन फ्रांसिस्को शांति संधि 1951 में हुई थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें कालानुक्रम में जमाना है। इसमें हमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों के पद दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन सबसे पहले रहा था और कौन सबसे आखिरी में। देखिए, इसमें हमें 4 प्रकार के नाम दिए गए हैं: डॉग हेम्सरोजोल्ड, ट्रिग्वी लाई ऊ थॉट एंड कर्ट वाल्डेम। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ट्रिग्वेली डैग हैमरशोल्ड, यू थॉट और कर्ट वाल्डेम। इसका सही उत्तर यही होगा। देखिए, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई है इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में और भारत में। तो इसका हमें सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है विधिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण या व्यवहारिक दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्शनिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया है? इसका पहला विकल्प है हेनरी फेयोल, मेरी पी फॉलेट और एल उर्विक, पॉल एच एप्पलबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पॉल एच एप्पलबी। पॉल एच एप्पलबी ने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया है। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल.डी. व्हाइट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर जोर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि नव लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित किसके द्वारा की गई थी? इसके पहला विकल्प है फ्रैंक मेरिनी द्वारा, दूसरा है डी वॉल्डो द्वारा, तीसरा है जेम्स सी चार्ल्स वर्थ द्वारा और चौथा है एल.डी. व्हाइट के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नव लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक फ्रैंक मेरिनी के द्वारा संपादित की गई। और इस पुस्तक का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम है टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एल्टन मेयो तथा उसके साथियों द्वारा हाथरॉन प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा गया। इसके 4 विकल्प है। पहला है वैज्ञानिक प्रबंध, दूसरा है परंपरागत सिद्धांत, तीसरा है नौकरशाही का सिद्धांत और चौथा है मानव संबंधक सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एल्टन मेयो द्वारा इस शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? अब हमें यह बताना है कि वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसका पहला विकल्प है अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, दूसरा है प्रतिदिन कार्य योजना, तीसरा है कार्य स्थिति मानक, चौथा है कार्यविधि मानक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? इसका पहला विकल्प है पिफनर और प्रेस्थस द्वारा, दूसरा है एल.डी. वाइट, तीसरा है जे.डी. मूने और चौथा है अल्बर्ट लेपावस्की। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट ने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को कहते हैं विस्तृत नियंत्रण, पद सोपान, प्रत्यायोजन या समादेश की एकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद सोपान। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन, जिसका मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। इसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसका पहला विकल्प है लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, दूसरा है संविधान के लक्ष्य के प्रति, तीसरा है सामान्य हित के प्रति, चौथा है शासक दल की विचारधारा के प्रति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिसमें कि 1, 2 और 3 तीनों सही है और चौथा गलत है। शासक दल की विचारधारा के प्रति एक लोक सेवक को प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न एवं आखिरी प्रश्न है मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में समाविष्ट है वंशानुगत सत्ता, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और वैध विवेकी सत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जिसमें 2, 3 और 4 सही है। पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, वैध विवेकी सत्ता, ये मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में समाविष्ट है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। आज हमने जून 2006 में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल किया है और ऐसे ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।